गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आज अपन एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं जो जो अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया उसके बारे में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा कैपेसिटर चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद कोई तुमसे पूछे कि ये क्या चीज़ है या कोई भी चीज़ दिखाए कि ये क्या है, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कैपेसिटर है कि नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा ना हो कि होम साइंस में पीएचडी कर ली और मूंग की दाल और मसूर की दाल में अंतर नहीं पता पड़ रहा। तो तुमने कैपेसिटर चैप्टर पढ़ लिया है, पता है। एक क्वेश्चन बताओ, इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं? इस सर्किट में कितने कैपेसिटर्स दिख रहा है? बताइए कौन से कलर वाले कैपेसिटर्स हैं और टोटल कितने कैपेसिटर्स इसके अंदर लगे हैं। देखिए कुछ तो ब्लैक लगी हुई है चीज, ये यहां पे दिख रहा है, ये तो ब्लू है, ये वाली रेड है इसके बाद, और उसके बाद जो है वो यहां पे ब्लैक है कुछ इस जगह पे, ये ठीक है ना। इसके पास में भी एक ये लगा हुआ है कुछ। तो इनमें से कौन से कैपेसिटर्स हैं? ये एक ब्लैक कलर का लगा हुआ है नीचे, एक इधर साइड लगे हुए हैं ये। इनमें से कितने कैपेसिटर्स हैं ये बताइए। तो देखें इसके अंदर जो रेड वाले हैं ये कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना। और इनको क्या बोलते हैं? एक्रेलिक सिरामिक कैपेसिटर्स बोलते हैं। और ये जो ब्लू लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले भी कैपेसिटर्स हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक लगे हुए हैं, ये ब्लैक वाले भी कैपेसिटर्स हैं। और उसके बाद ये जो व्हाइट वाला लगा हुआ है दिख रहा है, ये वाला कैपेसिटर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। और ये जो लगे हुए हैं ये दिख ही रहे होंगे, तो एलईडी बल्ब्स हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक, तो इस तरीके से इस सर्किट को बनाया गया है। और ये जो लगा हुआ है येलो कलर का, ये कॉइल होती है इसके अंदर, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सर्किट है मैंने मोबाइल के चार्जर में से निकाला। मोबाइल के चार्जर में क्या होता है, एसी जो आता है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट पे आता है। वो 220 वोल्ट का जो करंट है उसको ये कन्वर्ट करता है लो एसी में, यानी कि 40 वोल्ट एसी में या 10 वोल्ट एसी में, ऐसे कुछ 5-7 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि अपना मोबाइल होता है 3.7 वोल्ट का डीसी, तो ये क्या करता है उसको 5-7 वोल्ट तक कन्वर्ट कर देता है। उससे हायर वोल्टेज होनी चाहिए चार्जिंग के लिए हमेशा। 3.7 है तो 3.7 से कुछ ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, तो 5-6 वोल्ट के आसपास ही इसको कन्वर्ट कर देता है, पर एसी में कन्वर्ट करता है। और बचा हुआ जो सर्किट है, वो बचा हुआ सर्किट इसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और वो डीसी से इनपुट तुम्हारे बैटरी में जाता है, रात भर में मोबाइल चार्ज हो जाता है। ये मोबाइल की चार्जिंग के सर्किट है। ठीक है, तो हमको ये पहचान में आना चाहिए कि कैपेसिटर क्या है। एटलीस्ट चैप्टर पढ़ लिया तो कम से कम कैपेसिटर पता तो हो क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज, कैपेसिटर कहाँ काम आता है और क्या उसका प्रैक्टिकल उपयोग है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता भी है। तो एनर्जी स्टोर करता है, तो बेसिकली ये कैपेसिटर है, ये एनर्जी स्टोर करता है। अब कोई पूछेगा कि कैपेसिटर अगर एनर्जी स्टोर करता है तो बैटरी क्या करती है? ठीक है, बैटरी क्या करती है? तो हम क्या बोलेंगे कि बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है। ये बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके अंदर भी केमिकल के रूप में एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर इन दोनों में एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, अगर इन दोनों में एनर्जी स्टोर्ड है तो फिर इन दोनों की एनर्जी स्टोर्ड में डिफरेंस क्या है, और हम कब बैटरी लगाएंगे और कब हम कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है, तो फिर डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तो देखें, बैटरी को जब तुम चार्ज करते हो, बैटरी मतलब कैसी भी तरह की हो सकती है, ये भी एक बैटरी है। ठीक है, मोबाइल के अंदर जो निकलती है वो भी बैटरी है, तो कैसी भी शेप की हो सकती है, कितने भी वोल्ट की हो सकती है। इन सेल्स को भी हम बैटरी बोलते हैं। इस तरीके के जो सेल्स हैं ये भी बैटरी है, पर ये रिचार्जेबल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो बैटरी है ये रिचार्जेबल होती है कुछ इनमें से, और कुछ सेल ऐसे भी आते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है ना, तो ड्यूरा सेल्स वगैरह जो रहते हैं चार्ज हो जाते हैं। तो ये वाला जो कैपेसिटर है और जो बैटरी है, इसमें क्या अंतर है कि जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये समय लेती है, इट टेक्स टाइम। तो इसका जो चार्जिंग टाइम है, चार्जिंग टाइम इज मोर। ठीक है, मोर मतलब मोर देन व्हाट, मोर देन द कैपेसिटर।
ठीक है। अब तुम्हारे आरसी सर्किट स्टार्ट करेंगे तो आरसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर आएगा तो उसके चार्जिंग टाइम निकालने के क्वेश्चन आते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम बहुत कम होता है। अच्छा, बैटरी का चार्जिंग टाइम कितना होता है तो सबको पता होगा ना, मोबाइल लगाते हो चार्जिंग में पता होगा 1 घंटा 2 घंटे तो होता है बैटरी का चार्जिंग टाइम, ठीक है। कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम जो होता है इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। 1 सेकेंड के कुछ हिस्से में चार्ज, मतलब तुमने लगाया और चार्ज हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो इसको अपन मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स में चार्जिंग बोल सकते हैं। तो इसकी दूसरी अंतर क्या हुआ, चार्जिंग टाइम इज लेस, एंड लेस क्या, वेरी लेस है ही नहीं, लगाने ही दूरी है, देरी है। तुमने चार्जिंग भी लगाया और चार्ज हो गया, ठीक है, उसको अलग कर लिया। अब डिस्चार्जिंग की बारी आई। डिस्चार्जिंग की बारी आई तो क्या होगा कि जिसका चार्जिंग टाइम ज्यादा होता है उसका डिस्चार्जिंग टाइम भी ज्यादा होता है। वो धीरे धीरे ले रहा था तो जब देने की बारी आएगी तो धीरे धीरे देगा। इसका मतलब जब चार्जिंग टाइम ज्यादा है तो इसका डिस्चार्जिंग टाइम भी ज्यादा है। इसका क्या ज्यादा है, डिस्चार्जिंग टाइम इज मोर। किससे ज्यादा है भैया, तो ये वाले कैपेसिटर से ज्यादा है, ठीक है। तो इट इज डिस्चार्जिंग टाइम इज लेस, डिस्चार्जिंग टाइम इज लेस। अब ये बताओ, इधर मोर बोल रहे हैं ना, अंदाज से कितना, तो एक सेल करीब करीब लगातार टॉर्च में जला दोगे तो ये वाला सेल 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, लगातार जला दोगे तो, ठीक है। और ये बैटरी शायद हो सकता है 3-4 घंटे में खत्म हो। मोबाइल लगातार चला देंगे, लगातार चला देंगे मतलब लगातार उस पर गाना चालू कर दिया या उस पर बातचीत चालू कर दी, 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसके डिस्चार्जिंग टाइम क्या होता है, 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, मिली एम्पियर आवर पे डिपेंड है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका डिस्चार्जिंग टाइम इसके चार्जिंग टाइम के ज्यादा होने से डिस्चार्जिंग टाइम भी ज्यादा हो गया, 3-4-5 घंटे ऐसा मान लें। इसका डिस्चार्जिंग टाइम क्या होता होगा, ठीक है। तो इसका चार्जिंग टाइम यदि माइक्रो सेकेंड्स में है तो इसका डिस्चार्जिंग टाइम सिर्फ सेकेंड्स में होता है, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 1 मिली सेकेंड्स, क्योंकि जितना इसका चार्जिंग टाइम 1 घंटा उतना ही डिस्चार्जिंग, तो इसका जो चार्जिंग उतना ही डिस्चार्जिंग करीब करीब, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिली सेकेंड्स में डिस्चार्ज हो जाता है। मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ, तुमने लगाया और तो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया तो फिर इसके अंदर की एनर्जी का क्या हुआ, तो इसके अंदर तो तुमने एनर्जी भर दी थी बहुत सारी, तो फिर ये एनर्जी एक साथ फेंक देता होगा और ये एनर्जी क्या करता होगा, धीरे धीरे फेंकता होगा। तो एक तरीके से दोनों क्या है, एक ऐसा मान लो कि पानी स्टोर करने का तरीका है, एक में अपन ने टंकी में पानी स्टोर किया और अपन नल से धीरे धीरे ले रहे हैं, वो ये है। पानी ऊपर चढ़ने में भी समय लगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे उतरने में वॉश बेसिन में भी 1-2 घंटे तक खोल के रखेंगे वॉश बेसिन, तो तब जाके पानी पूरा निकलेगा। ये अलग है, ये बाल्टी जैसा है, पूरी बाल्टी एक बार में भर ली, ठीक है, काये में से कुएं में से यूं करके एक बार में भर ली और पूरी बाल्टी एक साथ फेंक दी। तो एक साथ फेंक दी तो ये जब चार्ज फेंकता है तो पूरा एक साथ फेंक देता, और ये जब चार्ज फेंकता है तो धीरे धीरे फेंकता है। अब धीरे धीरे फेंकता है तो उसका उपयोग है, हम मोबाइल में इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको जो है वो म्यूजिक सिस्टम में यूज कर सकते हैं, हम इसमें टॉर्च में यूज कर सकते हैं, जहां हमें ज्यादा देर तक जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और सभी जगह पे ज्यादा देर तक ही रहती है। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, बैटरी यूज करेंगे। तो बैटरी जो है वो क्या करेगी, डिस्चार्जिंग टाइम मोर होने के कारण यूजफुल है। तो क्या कैपेसिटर यूजफुल ही नहीं है, ये एक साथ फेंक देता है तो क्या इसका कोई उपयोग नहीं है, तो बोला ऐसा नहीं है, इसका उपयोग है। इसका उपयोग क्या है कि ऐसी जगह जहां पे तुम्हें एक साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो फेंकने की, उस जगह पे तुम्हें कैपेसिटर चाहिए होगा। अब कौन सी ऐसी जगह है जहां पे एक साथ फेंकने की रिक्वायरमेंट है, तो एक जगह बताता हूं, ये पंखा है, ठीक है। पंखे को अपन चलाते हैं बिजली से, एसी से, ये जो करंट आता है इससे चलता है। इस करंट में इतना दम तो है कि इस पंखे को गोल घुमा सके, ठीक है, और घुमाता रखे, लेकिन इसमें इतना दम नहीं है कि इसको ये स्टार्टिंग टॉर्क दे दे। और स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या, शुरुआती झटका, और शुरुआती झटके में ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और बाद में चलाए रखने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। अरे साइकिल चलाई है,
पहला पेडल मारने में कितना टॉर्क देना पड़ता है, उसके बाद तो फिर धीरे से आराम से चलती है, वो कम फोर्स में भी चल जाती है, कम टॉर्क में भी चल जाती है। ऐसे कैसे इस पंखे को चलाए रखने के लिए मुझे शुरुआत में एकदम तेज झटका देना पड़ेगा, और उसके बाद एक झटका दे दिया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट, उसके बाद फिर ये चला सकता है। तो ऐसी जगह पे कैपेसिटर काम में आएगा। कैपेसिटर हम क्या करेंगे कि यहां पे एक चार्ज करके कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इस जगह पे, इस जगह पे, और जैसे ही हमने ऑन का बटन दबाया तो कैपेसिटर ने क्या किया कि अपना सारा चार्ज एक साथ इधर फेंक दिया, और इधर से जो एसी आ रहा उसका भी एक साथ फेंक दिया। ये ऑन का बटन इससे भी कनेक्टेड होगा, सारे एक साथ ऑन हो गए। इसका मतलब कैपेसिटर का चार्ज एक साथ फैन में गया, और उधर से जो करंट आ रहा था वो भी गया। कैपेसिटर के चार्ज ने उसको झटका दे दिया और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। लेकिन डिस्चार्ज हो गया, अपना काम तो कर गया ना, वो काम कैसे कर गया, रोटेशन दे गया। एक रोटेशन भी अगर स्टार्टिंग का जम के दे गया तो बचा हुआ, तो हमारा बचा हुआ करंट कर ही लेगा, जो करना होगा उसको तो घुमा ही लेगा उसको। इसका मतलब क्या है कि शुरुआती टॉर्क देने में ये कैपेसिटर काम में आता है। ठीक है, तो पंखे में तुमने कैपेसिटर लगा देखा होगा। ठीक है, अब पहचान पाओ कि नहीं पहचान पाओ तो पता नहीं, चैप्टर तो पढ़ लिया तुमने। तो पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगा रहता है वो ये है। ठीक है, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, कंडेंसर। अब ये कैपेसिटर जो लगा रहता है, इसको देखें पास से दिखा रहा हूं मैं, इसके अंदर जो है वो लिखा है कैपेसिटर, दिख रहा है, देखिए फोकस करेगा, हाँ ये अब दिख रहा है कैपेसिटर 2.25 MFD। बोला MFD मतलब क्या, माइक्रोफेराड। ठीक है, प्लस माइनस 5%, यानी 5% एरर हो सकता है, 5% कैपेसिटी कम ज्यादा दे सकता है। 440 VAC, 440 VAC का मतलब 440 वोल्ट के AC पे चलेगा मैक्सिमम। 220 पे भी चलाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि घरों में 220 आता है। 50 हर्ट्ज का AC है, भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर वगैरह दे रखा उसका। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखिए, मेड इन इंडिया। ठीक, तो यहां पे ये कैपेसिटर जो है इसके अंदर चार्ज भर जाता है, फिर ये पंखे को झटका देता है। अब तुमने एक चीज देखी होगी, ट्रेन में अक्सर क्या होता है कि अपन फैन ऑन करते हैं। ठीक है, ट्रेन में फैन ऑन करते हैं तो फैन ऑन ही नहीं होता। फिर क्या होता है कि अंकल आते हैं और पीछे से एक वो निकालते हैं कंघा, और कंघे को यूं करके यूं मारते हैं या पेन से मारते हैं, वो फैन चालू हो जाता है। इसका मतलब उसका क्या खराब हुआ है, सीधी बात है, उसका कैपेसिटर खराब है। जो शुरुआती झटका कैपेसिटर को देना था वो नहीं दे पा रहा, तो हमने क्या किया, हाथ से ही झटका दे दिया। तो हाथ से झटका दे दिया तो उससे वो स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, शुरुआत का झटका देने का। क्या कोई और जगह पे काम में आता कैपेसिटर, तो उसका आंसर बहुत जगह पे काम में आएगा, जहां जहां पे अपने को ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। देखो और बता दूं मैं तुमको। ठीक है, फैन के अलावा और कहां काम में आएगा, तो एक अगर तुम देखो तो कैमरे रहते हैं, कैमरे, ये कैमरा, ये इसमें फ्लैश लाइट लगी रहती है यहाँ पे, और ये ऑन फोटो खींचने का। अब क्या होता है कि जब कैमरे से अपन फ्लैश लाइट चमकाते हैं तो फोटो खींच जाता है, लेकिन वो फ्लैश लाइट को बहुत सारी लाइट एक साथ चाहिए। ठीक है, तो उसमें हेलोजन लगा के रखते हैं ये लोग। ये जो लगा हुआ है ना, ये हेलोजन है। हेलोजन जो है वो चीज है जो शादी में दूल्हे दुल्हन के मुंह पे फोटोग्राफर डालता या ऊपर लगे रहते हैं। अब उसको तो बहुत सारी पावर चाहिए ना, अब बहुत सारी पावर इतने से कैमरे में कहां से आएगी, बिजली से कनेक्ट कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि कैमरे में सेल ही डालते हैं। तो ये कैपेसिटर, इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। अब ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, सबसे पहले सेल से कनेक्ट होगा, सेल से, और सेल से ये उसका सारा चार्ज चूस लेगा। क्या बोला मैंने, कैपेसिटर जो है वो कैसे कनेक्ट हुआ, सेल से, और इसने धीरे धीरे उसका सारा चार्ज चूस लिया। कैसे, ये है बैटरी, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, केमिकल एनर्जी, इसको मैंने यूं करके ऐसे कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद इसने क्या किया कि इस बैटरी को पूरा चूस लिया, इसका सारा चार्ज इसके अंदर यहां से लेके यहां तक इकट्ठा कर लिया। अब जब ये यहां से यहां तक इसने कैपेसिटर में इकट्ठा कर लिया, तो फिर जैसे ही हमने ये ऑन दबाया तो फ्लैश लाइट में इसके सारा चार्ज जो इकट्ठा है वो दे दिया। अगर कोई बोलेगा कि डायरेक्ट सेल को क्यों नहीं कनेक्ट कर देते, इससे डायरेक्ट सेल को कनेक्ट कर देंगे तो टिमटिमाएगी, इसका मतलब हल्की सी रोशनी देगी, भले 2 घंटे दे, लेकिन उससे क्या फोटो थोड़ी खींचेगा। हमको फोटोग्राफ चाहिए एकदम तेज ब्राइट चमकदार। तो तेज ब्राइट चमकदार के लिए हमने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया। जैसे ही हमने ऑन दबाया, कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी एक साथ फेंक दी। फ्लैश लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एकदम तेज चमकी, जैसे बिजली चलती हुई।
और फिर उस केस में हमने फोटो खींच लिया, और फोटो खींचने में सेकंड्स लगते हैं, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, उसका काम भी खत्म हो गया, हमको थोड़ी खींचना है, फिर उसके बाद फिर से चार्ज करो, फिर से फोटोग्राफ लो, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ज हो जाता है। और एक दो चार्ज 10-12 फोटोग्राफ खींचने के बाद तुम्हारा सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से एनर्जी खींचता है। ठीक है, तो वहां पे काम आता है। और का काम आता है, तो तुमने ऐसा देखा होगा कि अब फास्ट चार्जर्स आ गए मोबाइल में। फास्ट चार्जर्स में सिर्फ आप उसको लगाओ और 5 मिनट के अंदर या 5 या 10 मिनट के अंदर वो पूरा चार्ज हो जाता है, जबकि अपने को 2-2, 3-3 घंटे लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करी इन लोगों ने? उन लोगों ने क्या किया कि बैटरी को रिप्लेस करके जो है वो बीच में कैपेसिटर्स लगा दिए। अब कैपेसिटर्स क्या करते हैं, एनर्जी खींच लेते हैं पहले से, और खींच के जो है फेंकते हैं एक साथ। वो बात अलग है कि उससे लाइफ कम होती है बैटरी की। क्यों? क्योंकि तुम अचानक कोई सी चीज करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, धीरे धीरे चलोगे, इसलिए ज्यादातर वो इतने कॉमन नहीं हुए हैं। अभी भी हम ट्रेडिशनल बैटरीज और वही यूज करते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग जहां पे भी करनी होगी वहां पे हमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर कंसेप्ट समझ में आ गया तुमको। अब कैपेसिटर जो रहता है वो बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, यहां देखो, ये भी एक कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहलाते हैं ये कैपेसिटर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं, और भी छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इतने छोटे हो सकते हैं कि दिखे भी नहीं। ठीक है, देखो ये रहा, दिख भी नहीं रहा होगा, मजाक करो। तो यहां पे इतने छोटे कैपेसिटर्स होते हैं कि वो हमको दिखे नहीं, वास्तविकता में ऐसे होते हैं, क्योंकि जो पीसीबी रहता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उस पर चिप लगी रहती है, और चिप के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, लेकिन वो हमको सादी आंखों से नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर समझ में आया क्या है? तो पहली चीज, कैपेसिटर क्या करता है, चार्जिंग में समय नहीं लेता, डिस्चार्जिंग में भी समय नहीं लेता, जल्दबाज होता है। ठीक है, काय में काम आता है, एक तो स्टार्टर्स के रूप में काम आता है। ठीक है, स्टार्टर्स के रूप में तुमने वो देखा, एक ट्यूबलाइट में पहले स्टार्टर लगे रहते थे, दैट इज अ कैपेसिटर, क्योंकि इनिशियली उसको टॉर्क देना पड़ता था, नहीं तो वो ट्यूबलाइट ऐसे ऐसे होती रहती थी। ठीक है, उठ ही नहीं पाती थी, अपन ऐसा बोलते। फिर वो स्टार्टर क्या होता है, एकदम तेज करता। हम ऐसा नहीं बोलते कि इस लड़के का स्टार्टर ढीला है। स्टार्टर ढीला है मतलब क्या, उसके अंदर कैपेसिटर ढंग से काम नहीं कर रहा। कैपेसिटर होता तो एकदम तेज बिजली चमकती। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम कम है, डिस्चार्जिंग टाइम कम है। ऐसी जगह पे जहां पे अचानक टॉर्क चाहिए, जैसे कि ऐसी मशीनरीज, हैवी मशीनरीज जिसको स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, तो वहां पे हमको झटका देना पड़ता है। झटका देना पड़ता है तो उस जगह पे काम। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो मेडिकल वाले, हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तुमने फिल्मों में लास्ट सीन देखा है, हीरो पड़ा हुआ है जमीन पे, जान नहीं रह गई, फिर एक दो ऐसी प्रेस जैसी चीज लेके आते हैं। ठीक है, कपड़े पे प्रेस करते हैं, उसके यहां पे लगाते छाती पे, अचानक झटका लगता है और उठ के खड़ा हो जाता। समझ में आई बात? वहां भी तो तुमको झटका देना है ना, तो क्या बैटरी से झटका दोगे कि कैपेसिटर से झटका दोगे? तो जहां तुम्हें इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक साथ करनी है, वहां पे तुमको यही लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर लगेगा और कैपेसिटर अचानक उसके ऊपर जो है वो जब चार्ज फेंकेगा तो जिंदा होगा। हर जगह पे फिजिक्स है, तुम चाहे मेडिकल पढ़ लो चाहे आईटी पढ़ लो, फिजिक्स के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये समझ में ही, यहाँ पे कैपेसिटर क्लियर हो गया। बैटरी का चार्जिंग टाइम ज्यादा होता है। अब हम इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो तुमको याद आएगा कि हाँ, कम समय में ये डिस्चार्ज हो जाता है। बस इतना ही बताना था। अब उसके आगे देखें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। रेजिस्टेंस जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे और उसके ऊपर पट्टियां रहती हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, ये पहले भी दिखाए थे मैंने। और रेजिस्टेंस के ऊपर जो पट्टियां रहती है ये कार्बन कोडिंग रहती है, और इस कार्बन कोडिंग से इसकी वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस है। एक बार मैं जरा देखूं इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है। तो देखो इस पे लिखा है 15,000 ओम्स, तो 15,000 ओम का रेजिस्टेंस है ये। अब ये कितना भी हो सकता है। अब मान लो कि कोई बोलेगा कि लो रेजिस्टेंस चाहिए, ये तो हाई रेजिस्टेंस हुआ। लो रेजिस्टेंस चाहिए तो तुम क्या करो, एक सादा वायर ले लो। ये देखो, ये सादा वायर, इट इज ए लो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर मेटल ही तो लगा है। तो अब तुम बोलोगे मेटल तो कंडक्टर्स होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कहां होता है? होता है, थोड़ा सा होता है। ठीक है, होता हर चीज में रेजिस्टेंस तो होगा, हर चीज में फ्रिक्शन तो होगा प्रैक्टिकली। तो ऐसे इसके अंदर हल्का सा रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। बस ये अंतर है। तो हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था मैंने तुमको। अब इसके बाद आगे देखें तो गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या नापता है? तो करंट नापता। करंट नापता है। तो ये बताएं कि ये एक यंत्र दिखा रहा हूं, ये गैल्वेनोमीटर है या नहीं? उंगली से मैंने छुपा लिया यहां पे। तो ये गैल्वेनोमीटर है कि नहीं?
तो उसका आंसर है ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ठीक है, ये अमीटर है, इस पे ये लिखा हुआ है। अब शक्ल से कैसे पहचानोगे, तो यहां पे लिखा हुआ है डीसी मूविंग कॉइल, और अमीटर तो ये से पता पड़ा मुझे, लेकिन शक्ल अगर मैं इसको छुपा लूं तो गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस ये होता है कि गैल्वेनोमीटर का कांटा बीच में होता है और अमीटर का कांटा कोने में होता है, और इसको जो है वो ज्यादा रेंज मिलती है और उसको ज्यादा रेंज नहीं मिलती क्योंकि कांटा बीच में रहता है। दूसरी चीज, ये हाई करंट नापता है, वो वाला लो करंट नापता है, ठीक है। तो इसको देख के कैसे पहचान सकते हैं, ये वाला जो है जीरो कॉर्नर पे होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे रेड जो रहता है, इसने लिखा है प्लस, अगर ना भी लिखे तो रेड इज प्लस ही होता है, और ये वाला निगेटिव होता है। हम इसको टर्मिनल इधर उधर नहीं कर सकते, करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, इधर साइड जगह नहीं है तो उधर साइड जाएगा, तो इसको हमको सही टर्मिनल्स पे ही लगाना पड़ता है। दूसरी चीज, हमने ऐसा पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नाप लेता और अमीटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट नापता, ठीक है। इन्हें छोटा मोटा करंट होगा, अमीटर नहीं नाप पाएगा। बड़ा करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर का कांटा कहीं कोने में घुस जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कहां है, तो ये देखें, ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, इसके ऊपर यहां पे गैल्वो लिखा, इस जगह पे कहां लिखा, ये रहा। अब ये जो गैल्वो लिखा है, इसके अंदर देखें बिल्कुल बीच में जीरो पे कांटा है, इधर भी 30 है और इधर भी 30। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखाएगा। रेड वाला या ब्राउन वाला जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव होगा। अगर करंट इधर जा रहा होगा तो इधर चला जाएगा, उधर से इधर आ रहा होगा करंट तो उधर साइड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसके ऊपर लिखा 30 तक है, मीटर के ऊपर लिखा 3 तक ही था, लेकिन ये 3 एम्पियर है, और ये वाला जो है ये माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में से होगा, इसके ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे, तो ये मिली एम्पियर है, ठीक है। इसमें नहीं लिखा लेकिन मिली एम्पियर होगा, माइक्रो एम्पियर के लिए दूसरे छोटे आते हैं। और तो ये मिली एम्पियर अगर है 30 मिली एम्पियर और ये नाप रहा है 3 एम्पियर तक, इसका मतलब काफी बड़ा करंट नाप रहा है और ये छोटा करंट नाप रहा है। अब क्या है कि जब छोटा सा करंट नापना हो तो उस केस में तुम्हें इसकी जरूरत होगी, अदरवाइज तुम्हें किसकी जरूरत होगी, बट उसकी अमीटर की, ठीक है। अब इसको देखो, इसके अंदर मैं लगा के दिखाता हूं। इसने हल्का सा डेविएशन दिखाया था, लेकिन एक चार्ज बैटरी लेते हैं, तो ये चार्ज बैटरी है, ठीक है। अब तुमको जब इसको यूज करना होगा तो लीड लगानी पड़ेगी, लीड। अब तुम बोलोगे लीड मतलब क्या है, तो इस वायर को लीड बोलते हैं, ठीक है। इसको यहां पे इस तरीके से लगा देते हैं और जिससे ये कनेक्शन करने लायक हो गया। दूसरी लीड जो है वो ये है, ये यहां लगा दी, लेकिन ये लीड जो है वो टूटी हुई है, इंडियन है, तो इसको जो है वो जुगाड़ से चलानी पड़ेगी। अब मैं ये सेल ले रहा हूं, अब सेल में इसको लगाऊंगा, ये 1.5 वोल्ट का सेल है, सबको पता है वैरायटी का, ठीक है। तो ये वाला जो सेल है इसके अंदर करंट दिखाएगा, करंट दिखाएगा, तो यहां पे ये वाला टर्मिनल बताऊं कहां जोड़ूं, यहां नीचे जोड़ दूं कि ऊपर जोड़ दूं। देखो ये कौन सा टर्मिनल था, निगेटिव टर्मिनल था, निगेटिव टर्मिनल ये होता है और पॉजिटिव इधर वाला होता है, तो इसको नीचे जोड़ना और इसको जो है वो ऊपर जोड़ना। अब ये यहां पे देखना, ठीक है, दिख रहा है, हाथ पे देखना, ये जैसे ही इसको जोड़ेंगे इधर चला गया। अरे दिखा कि नहीं दिखा, फिर से देखें, गैल्वेनोमीटर बीच में है, ठीक, मैं इधर टर्मिनल जोड़ रहा हूं, ये टर्मिनल जोड़ा मैंने, तो ये कहां गया, अरे कहीं तो जा, हाँ, ये गया 30 इधर, ठीक है। अब इसको जगह नहीं मिल रही उधर आगे जाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये सेल जो है ये एम्पियर्स में करंट दे रहा होगा या मिली एम्पियर में दे रहा होगा, और ये माइक्रो एम्पियर का होगा तो ये नाप नहीं पा रहा इसको, ठीक है। तो ये यहां से जो है वो इसके अंदर करंट नहीं मिल पा रहा। अब मैं क्या करता हूं, टर्मिनल बदल देता हूं, ये सेल इधर कर देता हूं, इधर कर देता हूं। अब देखो एक इस साइड चला गया, ठीक है। तो जैसे ही टर्मिनल बदलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखा रहा है, पहले उस साइड था, अब ये इस साइड जाने लगा, दिख रहा है ऐसा। फिर से देखें, ये अभी इधर चला गया और इस वजह जगह नहीं आ गया। अब जगह नहीं, इसका मतलब ये करंट नहीं नाप पा रहा। तो जब गैल्वेनोमीटर करंट नहीं नाप पाता है तो इसके बड़े भाई को बुलाया जाता है, बड़े भाई का नाम क्या है, अमीटर। अब हमने ऐसा पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, कॉइल होती है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे अपन उसको। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसको अगर मैं पीछे से खोलूंगा या ये आगे से खोलूंगा, यहां से कहीं से पेचकस से, तो उस केस में जो है ये तुम्हें बताएगा कि अंदर क्या है इसके, ठीक है। तो अभी तो नहीं खोल रहे, लेकिन मान लो कि अगर किसी की इच्छा हुई खोलने की तो वो क्या करेगा, ये हटा दें यहाँ से, ये पेचकस लें, ये पेचकस, इसको खोलने की कोशिश करें। तो ये जो पीछ वाला स्क्रू, ये खोलना है कि नहीं खोलना, तो सबसे पहले हमारा हाथ इसी पे जाएगा खोलने के लिए, जबकि ये स्क्रू
खोलने के लिए नहीं है, तो फिर ये काहे के लिए दिया गया है? तो ये एरर एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। इसके अंदर जीरो एरर आ जाता। जीरो एरर कैसे आ जाता है? ये वाला जो कांटा है ये एग्जैक्ट इसके जीरो से मैच नहीं करता, और अगर ये इसके जीरो से मैच नहीं कर रहा, इधर या इधर है, तो हम इसको इधर या इधर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, मान ले कि मैं इस पेचकस से इसको इधर घुमाता हूं, ठीक है, इधर घुमा, तो ये देखो इसका जीरो चेंज हो गया, 10 के आसपास कुछ हो गया, और घुमा दूंगा तो और इधर साइड चला जाएगा। ये देखें, अब इसकी सेटिंग ही बिगड़ गई, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, फिर भी करंट दिखा रहा है। इसका मतलब देयर इज एन एरर, इधर साइड एक तरीके का एरर, निगेटिव एरर, उधर साइड पॉजिटिव एरर। अब इसको एरर एडजस्ट करने के लिए स्क्रू दिया गया, ठीक है। अब ये स्क्रू देके इस साइड कर देंगे, वापस में इसको जीरो पे ले आया, तो अप्रोक्सीमेटली ये जीरो पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे इस वाले में मिरर नहीं दिया, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिरर लगा रहता है इधर, यहाँ पे। अब कोई पूछेगा ये मिरर काय के लिए रहता है, तो बेसिकली क्या, पैरेलक्स नहीं है इसलिए मिरर रहता। पैरेलक्स का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर वाला जो कांटा है उसकी इमेज से वो कॉन्साइड हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम इधर से देखोगे तो कुछ और रीडिंग दिखेगी और इधर से देखोगे कुछ और रीडिंग दिखेगी। तो तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे देखना है, बिल्कुल आंख उसके ऊपर रख के, कि उसकी इमेज और वो खुद कॉन्साइड हो जाए। फिलहाल मैं पैरेलक्स जो है वो परछाई से निकाल सकता हूँ, परछाई से रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि ट्यूबलाइट की रोशनी इसके ऊपर आ रही है और इसके ऊपर जो है वो नीचे परछाई बन रही है। तो मुझे ऐसे देखना है कि उसकी परछाई उसके नीचे छुप जाए, और अगर उसकी परछाई उसके नीचे छुप गई, इसका मतलब पैरेलक्स नहीं है। वैसे ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, मिरर से ही करना चाहिए। इसमें मिरर नहीं दिया है, इसमें पैरेलक्स रिमूव का मेथड नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो ये समझ में आई तुमको बात। ये क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है, डीसी नापता है। अब डीसी क्यों लिख रखा है, क्या एसी नहीं नाप सकता? तो उसका आंसर है नहीं नाप सकता, क्योंकि एसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड दीज आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और एसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिखाता ही नहीं है, और जब दिखाएगा ही नहीं तो इंस्ट्रूमेंट चलेंगे ही नहीं। अगर तुमने इसको एसी में लगा दिया तो एसी तो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल होता रहता है, तो ये तो वाइपर जैसे चलने लग जाएगा, तो कुछ भी नहीं। और एक सेकंड में हजारों बार इधर उधर होगा, एक सेकंड में 50 बार होगा एटलीस्ट, क्योंकि 50 फ्रीक्वेंसी एसी की, तो ये 50 बार जब यूं होगा कुछ रीडिंग ही नहीं ले पाएंगे उसके। तो ये क्या काम आता है, सिर्फ डीसी नापने काम आता है। एसी के कैसे होते हैं, एसी के दिखेंगे ऐसे ही, लेकिन तुमको अगर मैं हाथ में पकड़ा दूं और यहाँ पे एसी और डीसी छुपा दूं, जैसा डीसी लिखा हुआ एसी लिखा रहता, तो फिर तुम कैसे पहचानोगे कि ये एसी का है? तो उसका आंसर ये है कि इसके जो कांटे हैं उसमें 0, 10, 20, 30 के बीच में बराबर बराबर गैप है। सही है कि नहीं? अरे गैप बराबर बराबर है ना, बराबर ही तो गैप होते हैं। लेकिन एसी में क्या होता है, ये 0 के बाद 10 आता है और 10 के बाद 20 उतने गैप पे नहीं आता, बहुत नीचे आता, और उसके बाद 20 के बाद 40 और नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि 10 से 20 के बीच में यदि इतनी स्पेस है तो 20 और 30 के बीच में इतनी स्पेस होगी, और 30 और 40 के बीच में इतनी स्पेस होगी। इसका नॉन लीनियर स्केल होती है, और उसकी जो है वो क्या बढ़ती जाती है, डिफरेंस बढ़ता जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। हीटिंग इफेक्ट में फॉर्मूला क्या यूज करते हैं अपन, H = I²RT। और हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या है, हीट डेवलप का फॉर्मूला है H = I²RT। और यदि I H के प्रोपोर्शनेट होता तो लीनियर स्केल आती। लीनियर है 0, 10, 20, 30 ऐसी लीनियर स्केल आती बराबर बराबर दूरी पे। लेकिन अगर H I² के प्रोपोर्शनेट है तो ये लीनियर स्केल नहीं आएगी, 0 आएगा, 10 आएगा, लेकिन 20 यहां नहीं आएगा, 20 यहां आएगा, और 30 इतनी दूरी पे नहीं आएगा, पता नहीं कहां आएगा उधर। ठीक, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्केल I² के प्रोपोर्शनेट है। जैसे मैंने 2 एम्पियर करंट लिया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 एम्पियर का करंट लिया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 एम्पियर करंट लिया तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, और 16 और 9 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप। तो गैप बढ़ गया ना। अरे 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 आएंगे ना, और 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएंगे, तो पहले 5 का गैप था, अब 7 का गैप हो गया। जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर का करंट होगा, फिर 3 एम्पियर का होगा, फिर 4 का होगा, 5 का होगा, गैप बराबर बराबर 1-1 के होंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, स्क्वायर से गैप चेंज हो जाते हैं। ये समझ में आई बात। तो एसी का गैल्वेनोमीटर अलग, एसी का वोल्टमीटर अलग, एसी का जो है वो अमीटर अलग, लेकिन ये डीसी के हैं, स्केल से पता पड़ जाता। और वोल्टमीटर अमीटर का में गैल्वेनोमीटर में कैसे अंतर पता पड़ जाता है, कांटा कहां पे लगा हुआ है, बीच में है तो गैल्वेनोमीटर, अदरवाइज कॉर्नर पे है तो अमीटर। ठीक है, मैं जो पॉइंट लिखता जा रहा हूं अपने मन में डालते जाए।
लास्ट में लिख लें, आज ज़्यादा लिखने का काम नहीं। ये यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके बाद इसको खोल के देखें, ठीक है, पेज का सही हाथ के आदि इसको खोल के देख लें। तो ये देखें, ये इसके अंदर कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। अब ये चूंकि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा होगा, इसके अंदर ये यहाँ पे कॉइल लगी रहती है और उसके ऊपर एक स्प्रिंग भी लगा रहता है। स्प्रिंग इस कांटे को वापस लेके आता है, ये इसका पर्पस रहता है। कॉइल से वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आगे की तरफ चली जाती, ठीक है। तो ये अपन ने क्या खोल लिया, गैल्वेनोमीटर खोल लिया। अब गैल्वेनोमीटर जो होता है, जब वो करंट नहीं नाप पाएगा, जैसे इस सेल का करंट नहीं नाप पा रहा था, ये बिल्कुल कॉर्नर तक कांटा चला गया था, देन वी हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो हमको गैल्वेनोमीटर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमीटर में। तो अपन ने ऐसा पढ़ा कि अगर तुम्हें अमीटर बनाना है तो तुम क्या करो, एक गैल्वेनोमीटर खरीद के लाओ, ठीक है, और उस गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा दो, और ये जो शंट है ये पैरेलल में लगाओ, और पैरेलल में शंट लगाओगे वो लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये अगर अपन कर दें तो ये अपना गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर में यहां पे अपन शंट लगा दें तो उस केस में ये बन जाएगा डब्बा अमीटर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, अमीटर, ऐसा हमको पता है। तो क्या सही में ऐसा बनाते हैं ये लोग, कि कुछ और टेक्नोलॉजी इनके पास, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है और थ्योरेटिकली क्या पढ़ाया जाता है, इसमें शायद अंतर भी आ सकता, ठीक है। जैसे तुमसे अगर मैं पूछूं कि कैपेसिटर क्या होता, तुमने क्या पढ़ा, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमने पढ़ा दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें दो प्लेट्स होती हैं। अब वो प्लेट मेटल की बनी रहती, तो देखें, ठीक है, कि प्लेट्स मेटल की बनी होती है, क्या होता है उसके अंदर। तो ये मान लें कि एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ठीक है, एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। इनके बीच में डिस्टेंस होता है डी, और यहां पे भरा रहता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक इसके बीच में भरा रहता है, और यहां पे प्लस माइनस इधर बना दो या इधर बना दो, ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो पढ़ा सब कुछ है, मैं तुम्हें चार चीजें मिला के दे दूं, उसमें पूछूं कि डाइलेक्ट्रिक कौन सा, पानी डाइलेक्ट्रिक है कि लोहा डाइलेक्ट्रिक है कि लकड़ी है कि चार छह चीजें कागज वगैरह, पहचान पाओगे डाइलेक्ट्रिक कौन सा उनमें से? किससे पता ही है कि डाइलेक्ट्रिक होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट K बाई डी, ऐसे फॉर्मूले से कैपेसिटी मिल जाती है। डाइलेक्ट्रिक यहां किया था, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक यदि ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एरिया प्लेट का ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यदि कम है, प्लेट पास पास है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, प्लेट्स होनी चाहिए पास पास, बीच में लगना चाहिए डाइलेक्ट्रिक, और क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक के बाद एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में कोई बोलेगा कि कैपेसिटर, तो हमारे दिमाग में प्लेटें आएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मैं ऐसे कई कंडेंसर खोल के देख चुका हूं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। इसमें क्या निकलता है, ठीक है, अभी तो अभी खोल के नहीं दिखा रहा, लेकिन इसमें क्या निकलता है, कभी घर में कोई खराब कंडेंसर हो तोड़ के देखना उसको, अच्छा भी तोड़ लोगे फर्क नहीं पड़ता, 25-30 रुपए का आता, कुछ नॉलेज आई। तो इसको जब खोलेंगे तो इसमें कागज निकलेगा। अब ये कागज निकलेगा तो ये कागज से कैसे बना लिया, तो साथ में इसमें वो जो काजू कतली के ऊपर जो वर्क लगा रहता है वो भी निकलता। अब वो चांदी का नहीं रहता, एल्यूमिनियम का रहता। तो ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो ये एक प्लेट लेते हैं ऐसी। अब प्लेट बोले तो हमको तो प्लेट समझ में आती है, लेकिन वो प्लेट नहीं लेते, वो क्या करते हैं, बिल्कुल पतला एक शीट ले लेते हैं मेटल की, जैसे काजू कतली के ऊपर लगी रहती है, या सिगरेट के पन्नियां आती थी पहले, ठीक है। तो सिगरेट के ऊपर जो पन्नी होती है उस टाइप की एक पन्नी ले लेते हैं, और वो पन्नी जो है वो मेटल का प्लेट है। अब इसमें ऐसा थोड़ी बोला कि मोटी प्लेट लोगे तो ही चलेगा, ये तो बोल रहा है प्लेट ले लो। तो प्लेट लेने के लिए अपन उसकी कीमत कम करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको एकदम चपटा बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमें एक दूसरी प्लेट चाहिए, तो वो भी दूसरी पन्नी ले लेंगे। ऐसी पन्नी समझ में आ रही है, वो जो सिल्वर फॉइल है उसको मैं पन्नी बोल रहा हूं, फॉइल। तो वो जो फॉइल जो वर्क चढ़ा रहता है वो चांदी का वर्क रहता है, लेकिन यहां पे एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम सस्ती धातु है, ठीक है। क्यों सस्ती धातु है, बिकॉज इट इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल कोई पूछेगा तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, वो एल्यूमिनियम है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो अबंडेंट होगा, बहुत ज्यादा वाया जाता होगा, वो सस्ता होगा, और जो सस्ता होगा उसको गरीब लोग इस्तेमाल करेंगे। तो तुमने ऐसा देखा होगा कि भिखारी के हाथ में जो कटोरा होता है कौन से मेटल का बना रहता है? लोहे का रहता है कि स्टील का रहता है कि चांदी का रहता है कि एल्यूमिनियम का रहता है? तो एल्यूमिनियम का रहता है ना, क्योंकि वो सबसे सस्ता यूज करेगा। तो और जो सस्ता होगा तो अबंडेंट होगा इसीलिए तो सस्ता है वो, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का रहता। अब एल्यूमिनियम की एक प्लेट ली, दूसरी प्लेट ली। अब प्रॉब्लम ये है कि प्लेट पे प्लेट चिपका दोगे तो फटाका फूट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जोड़ दिए। तो फिर इसको बचा रखने के लिए, एक दूसरे से टच ना हो ये रखने के लिए क्या करते हैं, बीच में अखबार लगा देते हैं। ये जो रद्दी वाले खरीद के आते हैं ना, तो उनसे 10 रुपए किलो की रद्दी वो यहां बिकती है इस कैपेसिटर इंडस्ट्री में। और ये जो कैपेसिटर है उसको, जो कागज है उस कागज को ये यहां लगा देते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच में। अब तुम्हें समझ में आया? सबसे पहले एक मेटल की शीट, उसके ऊपर कागज की शीट, उसके बाद दूसरी मेटल की शीट, ये बन गया कैपेसिटर। क्योंकि ऐसे ही तो चाहिए, एक प्लेट ये चाहिए, एक प्लेट ये चाहिए, और बीच में डाइलेक्ट्रिक चाहिए। और कागज डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कौन सा है? विच आर नॉन कंडक्टिंग। कोई सी भी चीज, लकड़ी हो चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, दैट विच इज नॉट कंडक्टिंग इज डाइलेक्ट्रिक। और इससे सस्ता डाइलेक्ट्रिक क्या मिलेगा? रद्दी में मिल रहा है, ठीक है। अब उसको लगा दिया। लगाने के बाद क्या किया, एक सिरा ये निकाला और दूसरा सिरा ये निकाला, ये वायर निकाल दिए दो। वायर निकालने के बाद इसको यूं करके ऐसे ऐसे लपेट दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे लपेट दिया, जैसे वो दिवाली पे लक्ष्मी बम आता है ना, कचरा फैलाता है जो, वो वाले बम जैसा ऐसे ऐसे लपेट दिया। और लपेटने के बाद इस डब्बी में डाल दिया। तो इस डब्बी को जब यहां से खोलोगे तो यूं करके ऐसी शीट निकल जाएगी इतनी लंबी, और वो हल्के से मेटल की बनी होगी, बिल्कुल पतला सा, और बीच में जो अखबार लगा रहेगा, और ये दो कॉर्नर हो गए, बन गया कैपेसिटर सस्ता सा, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या चीज होती है वो बिल्कुल अलग है, पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ये बताएं कि ये कैपेसिटर को और सस्ता कैसे करते हैं लोग? तो उसका आंसर है मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स लगा के। अब तुमने मल्टीप्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन करे होंगे, अभी मैं क्वेश्चन बोलूंगा तुरंत कर दोगे, लेकिन बोलूंगा कि कहां है, देखा तो पता पड़ेगा कुछ नहीं आता। ये देखो, ये है मल्टीप्लेट कैपेसिटर। याद आया? इस तरीका कुछ क्वेश्चन किया था। दिस इज अ मल्टीप्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब ये है क्या है इस तरीके का, ये यूं करके, यूं तुमने डायग्राम बना लिया, रट लिया मेथड से कि इसको प्लस दे दो, इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, कैपेसिटी निकल गई। बेसिकली इसकी कैपेसिटी आएगी 3 एप्सिलॉन 0 Ka/d, ठीक है। अगर K लगा है डाइलेक्ट्रिक तो, और नहीं है तो ये 3 एप्सिलॉन 0 Ka/d। अब ये है क्या चीज? तो बेसिकली क्या होता है कि यहां जब अपन प्लस चार्ज देते हैं तो इस प्लेट पे प्लस आ जाता है, इस पे प्लस आ जाता है, और यहां माइनस देते हैं तो यहां माइनस आ जाता है, यहां माइनस आ जाता है। आ रही बात समझ में? अब एक प्लस और एक माइनस के बीच में कैपेसिटर बन जाता। तो एक प्लस और एक माइनस के बीच में कैपेसिटर बन गया, तो एक कैपेसिटर यहां बन गया, दूसरा यहां बन गया, तीसरा यहां बन गया। कुल मिला के कितने कैपेसिटर हो गए? 3। इसका मतलब एक की कैपेसिटी अगर एप्सिलॉन 0 Ka/d होगी तो सबकी मिला के 3 एप्सिलॉन 0 Ka/d होगी, क्योंकि तीनों पैरेलल में लगे। अब पैरेलल में कैसे लगे तो सर्किट बनाना पड़ता है, वो नहीं मैं तो समझा रहा, लेकिन ये तीनों पैरेलल्स में, इसका मतलब ये 3 एप्सिलॉन 0 Ka/d। और मजबूरी भी है, पैरेलल में ही लगाना पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। जो दूसरे सर्किट्स परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सीरीज पैरेलल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में पैरेलल में ही लगेंगे, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है। C = C1 + C2 + C3 होता है, और सीरीज में तो कैपेसिटी कम हो जाती है। तो कोई कैपेसिटी कम क्यों करना चाहेगा? बढ़ाना ही चाहेगा ना, इसलिए वो हमेशा क्या करेगा? पैरेलल में लगाए। तो ये पैरेलल में लगे। अब सवाल ये उठता है कि जब 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं अपन, एक कैपेसिटर, दूसरा और ये तीसरा, और एक की कैपेसिटी अगर C होती तो इन तीनों को अगर अपन पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इनकी कैपेसिटी 3C हो जाती ना। तो फिर ये बनाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा झमेला? ये सीधे सीधे 3 कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो उसका आंसर है पैसे बचाने के लिए। पैसे कैसे बचाते हैं ये लोग? ये एक कैपेसिटर में बताओ कितनी प्लेट लगेंगी? 2 प्लेट लगेंगी। तो 3 की कैपेसिटी बनाने के लिए कितनी प्लेट्स लगेंगी? 6 प्लेट्स लगेंगी, क्योंकि 1 से 2 लगी, फिर 2 और, फिर 2 और, यानी 6 प्लेट लगी। 6 प्लेट में तो कितनी कैपेसिटी ला पाए तुम? 3 एप्सिलॉन 0 Ka/d। 6 प्लेट्स में तुम कितनी कैपेसिटी ला पाए? तो उसका आंसर है 3 एप्सिलॉन 0 Ka/d, यानी कि 3 कैपेसिटर की कैपेसिटी ला पाया। लेकिन यहां पे कितनी प्लेट लगी है? 1 2 3 4, मात्र 4 प्लेट में ही उतनी कैपेसिटी आ रही है। इसका मतलब अपन एक प्लेट का उपयोग डबल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं। अरे हमें जो गिफ्ट मिलता है उसका कवर निकाल लेते हैं और उसको दूसरे के यहाँ बर्थडे में
चढ़ा के दे देते हैं, ठीक है। तो हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसकी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। यहां पे 6 प्लेट लगेंगी या 4 प्लेट लगेंगी, 2 प्लेट्स के पैसे बचेंगे। वो प्लेट है क्या, वो पन्नी, ठीक है, तो उसके पैसे बचेंगे। तो ये कैपेसिटर आता कितने का है, मैंने मंगाया इसको अमेजन से, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की वैल्यू है 0.1 पैसा, ठीक है, या 1 पैसा होगी, 0.1 तो नहीं, 1 पैसा होगी, 1 पैसे का कैपेसिटर है वो, ठीक है। अब वो बनाएंगे कैसे, ये इस तरीके से दिमाग लगा के उसको सस्ता कर देते हैं वो लोग। तो ये इसके प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। तो एक आध दिन ऐसा भी होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकल पता हो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया, मल्टीप्लेट कैपेसिटर दिखा रहे हैं तो पता ही नहीं पड़ पा रहा कि है क्या इनमें से। चलिए, ये समझ में आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मल्टीप्लेट कैपेसिटर है, पैसे बचाने के लिए इसकी प्लेट्स इस तरीके से लगाई जाती है, और हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। क्वेश्चन भले सीरीज पैरेलल कुछ भी आ जाए, पर प्रैक्टिकली वो पैरेलल में ही लगाया जाता। चले, अब अपन पहुंच गए थे कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको हमको अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने उसको ये बोला कि गैल्वेनोमीटर को यदि अमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें शंट लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, शंट लगाना पड़ेगा। और ये शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस, अगर लो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सारा करंट गैल्वेनोमीटर में से चला जाएगा, तो उसका काटा उधर से ही हो जाएगा। जबकि अपन चाहते हैं कि बाईपास कर दें थोड़ा सा करंट, तो हमने शंट लगाया, और शंट लो रेजिस्टेंस है तो इसमें से कुछ करंट गया और कुछ नीचे से गया। इसमें से जो करंट गया वो गया IG ऊपर से, और नीचे से जो करंट गया वो अगर इधर से I आ रहा है तो इधर से गया I माइनस IG। तो ये शंट कितने का लगेगा, इसका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। हमने न्यूमेरिकल अच्छे से सीखे। क्या सही में ऐसा करते हैं लोग, गैल्वेनोमीटर खरीद के लाते हैं और उसके अंदर लो रेजिस्टेंस शंट लगा देते हैं? तो मैंने तुमको ये बताया कि 2 तरीके के रेजिस्टेंस हैं, एक लो और एक हाई। और लो रेजिस्टेंस में किसको बोल रहा हूं, मैं सादे वायर को लो रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा पर लो होगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर्स, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 15,000 ओम्स का, यानी हाई रेजिस्टेंस है। तो अमीटर अपने पास पड़ा है, थ्योरी सामने है, खोल के देख लेते हैं, अभी पता पड़ जाएगा कि ऐसा ही होता है कि कुछ और होता है। तो ये अमीटर है, ठीक है। अब इसको मैं खोल लेता हूं, पेचकस भी है मेरे पास, तो इसको खोलता हूं। अब ये देखो, ये निकला अंदर से। तो तुम ये देखो कि जब मैंने तुम्हें गैल्वेनोमीटर दिखाया था तो वो ऐसे ही था ना। अरे कहां गया गैल्वेनोमीटर, ये रहा, एक मिनट उसको खोल लें जरा। हाँ, तो ये देखें, ये खोला था तो ये जो गैल्वेनोमीटर था, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है तुमको? एक ही तो जैसा है, बस ये छुपाई हुई जगह छोड़ दो। इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर है व्हाइट वाला, या मीटर है ब्लैक वाला, कोई अंतर नहीं है। ये वाले जो 2 सिरे हैं, ठीक है, ये वाले 2 सिरे, ये 2 सिरे हैं, और नीचे जाना चाहिए शंट, और शंट होना चाहिए लो रेजिस्टेंस, और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए ऐसा। तो यदि इसमें ऐसा निकला तो जो पढ़ाया गया वो सही है, और नहीं तो कुछ गड़बड़ है, फिर अपने को फिर से कुछ देखना पड़ेगा क्या है। तो अब इसको यहां से मैं देखता हूं, ठीक है, ये हाथ हटाता हूं तो यहां पे तुम देखो इसके अंदर इनने वायर ही लगा रखे, दिख रहा है, ये वाले। तो ये इसने इसको और इसको शंट कर दिया ना। ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के ये वाले दोनों सिरों को अगर शंट कर दोगे, ऐसे ही शंट किया हुआ, वो गैल्वेनोमीटर के 2 वायर्स हैं ऐसे, वो नीचे से लाके यूं जोड़ा है, अपन ने ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लो रेजिस्टेंस को शंटिंग करी जाती है, तो ये बन जाता है अमीटर। वो बात अलग है कि इसका कांटा इधर साइड घुमा देते हैं पूरा, तो घुमाने का तरीका तो अभी समझाया ही था ना, वो स्क्रू लेके इधर घुमा देते हैं और इसको नए तरीके से कैलिब्रेट कर देते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है, इसके जो नंबर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये सब मिटा देते हैं और इसकी जगह नए सिरे से नंबर डाल देते हैं, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन करना। और नॉन करंट डाल के कैलिब्रेशन कर देते हैं, लिख देते हैं उसके ऊपर कि कितने एम्पियर का करंट है, एक बार नॉन पता होना चाहिए। तो ये समझ में आया तुमको, इसका कांटा इधर साइड घुमाया, इस साइड सेट कर दिया और पूरी स्केल हटाई, नई स्केल चिपका दी, बोल दिया मीटर है। तो ये गैल्वेनोमीटर मीटर सेम प्राइस क्या आता है, क्योंकि इतना से तो चीज एक्स्ट्रा लगी है इसके अंदर, ठीक। तो ये तो जो पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा ही है। अब इसके बाद वोल्ट मीटर की बारी आती है। वोल्ट मीटर में उन्होंने क्या बोला था, इसको मिटा रहा हूं, लिखने का कुछ नहीं, आज समझने का। लिख के न्यूमेरिकल करके बहुत समय खराब कर लिया। समय तो खराब नहीं करा, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखें, वोल्ट मीटर पढ़ाया कैसे था, पढ़ाया कैसे था और बनाया कैसे था। तो हमने बोला गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के आगे ही एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में, और इस डब्बे को बोल दो कि ये वोल्ट मीटर है, और ये रेजिस्टेंस कैसा लगाओ, हाई रेजिस्टेंस लगाओ। इसका मतलब यदि मैं वोल्ट मीटर खोलूं तो उसके अंदर फिर वही गैल्वेनोमीटर निकलना चाहिए,
और उसमें एक हाई रेजिस्टेंस निकलना चाहिए, और हाई रेजिस्टेंस जो है वो ऐसा नहीं रहता, ऐसा वायर नहीं रहता। हाई रेजिस्टेंस मतलब फिर वो रजिस्टर ही होना चाहिए, रजिस्टर ऐसा जिसके अंदर धारियां पड़ी हो, हाई रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए, लेकिन सीरीज में लगा होना चाहिए। तो यदि ऐसा निकलता है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर बनाती है कंपनी, या फिर वो नए सिरे से वोल्टमीटर किसी और तरीके से बनाती होगी। तो तुरंत खोलेंगे, ठीक है, वोल्टमीटर अपने पास है, ये रहा वोल्टमीटर। कैसे पता पड़ा है वोल्टमीटर, यहाँ पे मिली वोल्ट लिखा हुआ, ठीक है, और ये कहां से कहां तक नापता है, 0 से लेके 500 मिली वोल्ट तक नापता है। अब ये इसके अंदर, ये पीछे से इसको खोल देते हैं, ये खोल दिया, ठीक है। अब ये बताओ, इतना हिस्सा देखो, दिख रहा, क्या ये गैल्वेनोमीटर जैसा ही है? तो उसका आंसर है हाँ, ऐसे ही तो होता है अंदर से। ये देखा गैल्वेनोमीटर। पिछली बार हमने क्या किया था, इस जगह से इस जगह तक पैरेलल में एक शंट ला दिया था, लेकिन मैं इधर से इधर अगर रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो वो पैरेलल कहलाएगा। सीरीज में मुझे इसी वायर में लगाना पड़ेगा, तो सीरीज में इसी वायर में लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से यहां तक जोड़ दिया इसको। अब ये वाला वायर इधर से लिया, दूसरा वायर को हटा दिया है, दूसरा वायर जो ब्लैक कलर का की जगह रेड या ब्लैक का कोई सा वायर एक हटाया, सीधे सीधे रेजिस्टेंस जोड़ दिया, सोल्डरिंग कर दी उसकी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वोल्टमीटर। मैं इसको हटा दूं इस रेजिस्टेंस को और मेरा रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पे सोल्डर करके, तो ये भी एक वोल्टमीटर होगा पर मॉडिफाइड होगा, और उसकी वोल्टेज कुछ अलग हो जाएंगी। अगर मैं हाई वोल्टेज लगा दूंगा तो जो ये 500 हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो जो ये 500 वोल्ट तक नापता था, अब ये 1000 वोल्ट तक नापने लगेगा। जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊंगा उतनी इसकी रेंज एक्सटेंड होती जाएगी, मुझे इसको मिटा के नए सिरे से कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो बेसिकली हमको रिक्वायरमेंट का ही है, हमको रिक्वायरमेंट सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर की है, ठीक है। इसमें ये वाले को इधर सेट कर दो और वायर लगा दो सीरीज में, तो ये बन जाएगा वोल्टमीटर, और लो रेजिस्टेंस लगा दो तो ये बन जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया कि कैसे काम करते हैं। तो अच्छा, एक प्रैक्टिकल और कर ही दें हाथ के हाथ। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि गैल्वेनोमीटर हमारी बैटरी का करंट नहीं नाप पा रहा था, तो क्या अमीटर नाप पाएगा, क्या अमीटर इसकी रेंज में ले आएगा? तो ये लीड वायर है, ये लीड वायर में लगा रहा हूं इसके अंदर, और इधर साइड मैंने दूसरा लीड वायर लगा दिया, ठीक है। और हमारा जो सेल नीचे पड़ा हुआ है उस सेल को हम इसके अंदर लगाएंगे, और ये देखेंगे कि इसको कांटे को बिल्कुल कोने तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें भी चला गया तो इसकी रेंज बनानी पड़ेगी। तो इसकी रेंज तो ऐसे काफी है, तो आ जाना चाहिए इसके अंदर। तो देख लें जरा आ पाता है कि नहीं। तो ये लगाया मैंने, ब्लैक सही लगाया ना, हाँ, माइनस की तरफ और ये प्लस की तरफ। इसको एक बार उल्टा करके भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ लगाया, अब वो दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को, रुक जाओ। अब देखो, यहां से इसको मैंने यूं टच किया, देखें दिख रहा है तुमको कहां तक गया था वो? फिर से देखना, थोड़ा अमीटर ऐसे ही है, मेड इन चाइना है, ठीक है। तो ये यहां से ये लगाया, एक बार में जाएगा, देखो दिखा कहां तक गया, बीच में कहीं तक गया ना, अटक गया वो, उसका स्प्रिंग खराब, मेड इन चाइना, ठीक है। अब ये ठोक पीट के अपन इंडियंस को सही कर लेते हैं, ठोक पीट के। कोई भी चीज नहीं चल रही है तो ठोको, चालू हो जाती। ये यहाँ पे यूं करके यूं टच करो, देखो 2.5 एम्पियर ऐसा कुछ दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा है क्योंकि समय के साथ करंट कम होता है। अब ये 2.25 एम्पियर के आसपास सेट हो गया, ठीक है। अब 2 एम्पियर पे आ गया, इसका मतलब करंट कम हो रहा है, अभी स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इससे हम करंट ले रहे हैं, तो ये रेंज में आ रहा है, जबकि पिछला वाला क्या हो रहा था, रेंज के बाहर चला गया था। तो ये समझ में आया, अमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का पापा, सिंपल, ठीक है। तो आज अपन ने क्या किया, प्रैक्टिकली देखा क्या क्या चीजें, कैपेसिटर क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अमीटर कैसे बनाते हैं, और वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा है, लीक से हटके था तो बताना उसको, आज लिखने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगली क्लास में देखेंगे अपन, अगली क्लास में कुछ सर्किट चालू करेंगे, आरसी सर्किट्स।